है और फाइव का 0 से लेके 90 डिग्री, है ना। तो एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 मतलब स्फीयर, ठीक है। स्फीयर पे एक सरफेस मिला है अपने को, जो कि इससे डिफाइन हो रहा है ना। थीटा 0 से 90 डिग्री एंड फाइव जो है 0 से 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, जहां पे r है मेरा कांस्टेंट है 3, ठीक है। तो वहां पर बोल रहा है आप स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर दीजिए। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, जी वेक्टर का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन निकालना है ना, जी का क्लोज पाथ, और ये जो क्लोज पाथ है सरफेस इनक्लोज करेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये स्टोक्स थ्योरम का। जी का जो है क्लोज पाथ इंटीग्रेशन अपने को कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड में कर्ल ऑफ जी, इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टोक्स थ्योरम होता है। तो जो सरफेस है वो इस रीजन से डिफाइंड है ना, r इज इक्वल टू 3 और थीटा जो 0 से 90, 0 और फाइव जो 0 से, वो कैसे दिखेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला पॉइंट ये हो गया, जिसे मैं फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, है ना। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब हम एक्स वाई प्लेन में आ गए। ऐसा ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ऐसा हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में दिया, याद करिएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये यहाँ पे भी थीटा 90, 1 से लेके ये सेकंड पॉइंट पे आ गए। थीटा जो है यहाँ से वेरी करते करते यहाँ आ गए एक्स वाई प्लेन में, तो 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे भी आ गए तो 90 डिग्री हो गया। ये थीटा का वेरिएशन हो गया, ठीक है। फिर 5 बोलता है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमारे ये जो पाथ है 1 से लेके 2, जो ये पाथ देख रहे हैं आप, है ना, ये जो है 1 से लेके 2, तो ये रहेगा हमारा 5 इज इक्वल टू 0 प्लेन में। ये देखिएगा एक प्लेन बना हुआ है ऐसा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा एक प्लेन बनाया है मैंने, ये वाला ऐसा। तो ये जो है पाथ है मेरा, ये जो आप पाथ देख रहे हैं ऐसा, तो ये पूरा जो 1 से लेके 2 तक यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पाथ जो है मेरा 5 इक्वल टू 0 प्लेन में है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे फिर क्योंकि हम है 1 से लेके 2 जा रहे हैं, फिर 2 से लेके 3 में ऐसा, है ना। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, लेकिन 5 जो है 0 से फिर 5 90 डिग्री हो जा रहा है, मतलब हम यहाँ पे दूसरे प्लेन में आ जा रहे हैं, 5 इक्वल टू 90 डिग्री प्लेन में ऐसा। तो ये दूसरा प्लेन है, ऐसा देख सकते हैं, ये जो कि 5 इक्वल टू यहाँ पे 0 है ये, और 5 इक्वल टू फिर यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस से एंगल है उस प्लेन का 0 डिग्री यहाँ पे, और फिर ये 90 डिग्री करके। तो इस तरह से ये जो पाथ है 1 और 2 5 इक्वल टू 0 प्लेन में है, और आप 1 से लेके 3 या 3 से लेके 1, ये वाली जो पाथ है वो आप बोल सकते हो किसमें है, वो 5 इक्वल टू 90 डिग्री प्लेन में है, ठीक है। फिर ये जो एक आर्क लेंथ ऐसा मिल रहा है, उसके लिए 5 चेंज हो रहा है, मतलब 0 से लेके हमारा जो है 5 0 यहाँ पर है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जा रहा है 5। तो इस तरह से एक पाथ दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो इस जो पाथ दिया है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, हम लोगों ने इसको 1 से लेके 2 लिया है ऐसे, इधर 1 से लेके ऐसे 3 नहीं लिया है, मतलब इसमें हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया है। उसका रीजन है लेने का क्योंकि सरफेस है, ये एक सरफेस इनक्लोज कर रहा है, आप देखेंगे ये एक सरफेस इनक्लोज कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स AR, बाहर की तरफ, है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम ले रहे हैं, आपको बताया था जब R कांस्टेंट हो तो R कांस्टेंट सरफेस किधर पॉइंट आउट करता है, बाहर की ओर, क्योंकि हमको सरफेस इंटीग्रेशन भी निकालना है ना। तो हम सबसे पहले लेते हैं, तो ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस है ये 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके फिर अगेन 1, ये क्लोज पाथ हो गया। और ये जो सरफेस को जो इनक्लोज कर रहा है वही हमारा यहाँ पे सरफेस हो गया, ओपन सरफेस हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कर्ल ऑफ जी ds वेक्टर, है ना, डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट। तो कर्ल ऑफ जी जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम इस तरह से लिखते हैं 1/r² sin थीटा, फिर डिटर्मिनेंट AR RA थीटा R sin थीटा Phi, डेल बाई डेल R, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल Phi, GR RG थीटा R sin थीटा G Phi। आप देखेंगे यहाँ पे जो G, ये जो 10 sin थीटा है ना, तो इट्स G Phi कंपोनेंट दिया है हमको, और A Phi, और G Phi इज नॉट ए फंक्शन ऑफ R, फंक्शन ऑफ R भी नहीं है ये, और फंक्शन ऑफ Phi भी नहीं है। तो आप यहाँ पे डेल बाई डेल R जब करेंगे तो इसको 0 पुट कर सकते हो आप, और सिमिलरली यहाँ पे डेल बाई डेल Phi भी आप 0 पुट कर सकते हो यहाँ पे ऐसा। और चूंकि यहाँ पे आपका G R कंपोनेंट भी नहीं है,
तो ये भी आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। फिर थीटा कंपोनेंट भी नहीं दिया है, आप इसको भी 0 पुट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये G5 दिया है और ये पूरा ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है ना। और इसमें भी देख लीजिएगा ये ds वेक्टर है हमारा, जो r कांस्टेंट है वहां पर, मतलब ये सरफेस किधर पॉइंट आउट कर रहा है, AR डायरेक्शन में, है ना। AR डायरेक्शन में, मैंने कहा ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। ये जो सरफेस है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सरफेस है वो AR डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो इसलिए क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो हमें G की पूरी तीनों जरूरत नहीं है आपका, है ना, R थीटा फाई तीनों की जरूरत नहीं, क्योंकि ds है, वेक्टर है मेरा, R कंपोनेंट है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे। तो इसलिए मैं सिर्फ डॉट AR1 बनेगा, तो मैं कर्ल G का सिर्फ R कंपोनेंट लिखता हूं, ठीक है, कर्ल G का R कंपोनेंट। तो R कंपोनेंट जब आप कैलकुलेट करें, ये तो अपन ने पुट कर ही दिया यहाँ पे। जब इसका आप R कंपोनेंट निकालेंगे, देखिएगा ये है ना, ये आ गया है इसका R कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा 20 cos थीटा अपॉन R। ये आप लगा लीजिएगा, AR इज इक्वल टू डेल बाई डेल थीटा R साइन थीटा G5 करके, और ये तो -0 हो ही गया, तो डेल बाई डेल थीटा R साइन थीटा G5 की वैल्यू रख देंगे हम लोग ये 10 साइन थीटा वाली, और उसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और जो भी नीचे में वो ये 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा रहेगा। तो कर्ल G की वैल्यू जो आएगी वो इतना आएगा, है ना, कर्ल G 20 cos थीटा अपॉन R AR, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, आपका जो है कर्ल G की वैल्यू। और ds क्या होता है, ds वेक्टर जो है जब R कांस्टेंट हो, है ना, आपको मैंने बताया था कि हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब कभी भी हम जाते हैं तो एक dr बनता है, फिर एक r d थीटा बनता है, फिर इस तरह से एक ऐसा हम जाते हैं इस तरह से, जिसमें r साइन थीटा d फाई करके बनता है ना, r साइन, लेकिन r यहाँ पे कांस्टेंट है अभी, r जो है चूंकि कांस्टेंट है, तो r जब कांस्टेंट होता है तो आपको ये dr 0 रहेगा, तो हमको जो सरफेस में रहेगा r d थीटा इधर मिलेगा टुवर्ड्स थीटा, और r sin थीटा d फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई ऐसे मिलता है, a फाई इधर ऐसे, और r d थीटा नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐसा मिलता है ना। तो ये जो सरफेस एरिया रहेगा ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये ds जो रहता है r sin थीटा d थीटा d फाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि r d थीटा इंटू r sin थीटा d फाई, तो ये r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई मिलेगा। कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, AR डायरेक्शन में, है ना। तो ये AR यहाँ पे मिसिंग है, ये AR ऐसे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये ds वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ल G है वो भी AR डायरेक्शन में है, AR, और यहाँ पे ds वेक्टर भी AR है, तो AR डॉट AR1 हो गया। तो ये कर्ल G की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, कर्ल G, है ना, और AR डॉट AR1 हो गया था, और ये ds की वैल्यू रख दिया, ठीक है। इसको आप सुटेबली अरेंज करिए, तो ये साइन 2 थीटा d थीटा d फाई आ गया, और r जो है यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, r क्या है मेरे लिए, r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 के लिए लिख रहा हूँ, तो r 3 कर देंगे आप, क्योंकि r कांस्टेंट है उस सरफेस के लिए, तो आप उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। और इसको इवेलुएट करेंगे तो ये 15 पाई आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 15 पाई हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, 15 पाई हमारे पास जो है वो आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया इसमें, राइट हैंड। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, क्योंकि वो दोनों साइड बोल रहा है स्टोक्स थ्योरम का। तो अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ G, क्लोज पाथ है ना। तो इसको हम लोग क्लोज पाथ कैसे होगा, 3 ओपन पाथ से बने, ये देखिएगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है, फिर ये 1 से लेके 2 हो गया, फिर 2 से लेके 3 ऐसा, 2 से लेके 3 ये हो गया, फिर 3 से लेके 1 ऐसा, इस तरह से। तो इसको कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा 1 से लेके 2 G वेक्टर है वो G फाई A फाई है ना, लेकिन आप देखेंगे इसमें जो है मेरा फाई कांस्टेंट है। मेरा DL वेक्टर कैसे लिखता हूं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, dr AR r d थीटा a थीटा r sin थीटा d फाई लिखता हूं, है ना। लेकिन इस जो पाथ है जो 1 से लेके 2 है ना, 1 से लेके 2 के लिए मेरा r कांस्टेंट है 3, तो ये dr 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। सिमिलरली आप देखेंगे मेरा फाई भी कांस्टेंट है 0 है, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये टर्म। मतलब आप बोल सकते हो इसको सिंपली dl a थीटा ऐसे करके, वेयर dl इज r d थीटा है। तो इसको मैं यहाँ पे रख दिया है, देखिए dl a थीटा, तो a फाई डॉट a थीटा ये 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि a फाई और a थीटा परपेंडिकुलर होते हैं। तो 1 और 2 पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा वैल्यू। सिमिलरली आप जब से हम 3 to 1 में जाएंगे, है ना, 3 to 1 में कहाँ गया, ये देखिएगा 3 to 1, जैसे ही मैं 3 to 1 मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 से लेके 2 0 हो गया,
और 3 to 1 में भी ऐसी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जहां पे मेरा है, आप देखेंगे अगेन यहाँ पे मेरा जो है जो क्या जो है ए अगेन ए फाई डॉट ए थीटा करके आपका आएगा यहाँ पे भी। बस क्या है, इसमें हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस ए थीटा रहेगा ऐसे, और इधर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस ए थीटा रहेगा। तो ये अगेन माइनस ए थीटा करेंगे तो ए फाई डॉट ए थीटा 0, तो ये अगेन 0 आ जाएगा। मीन्स हमको सिर्फ 2 to 3 जो है वही कैलकुलेट करना है, यहाँ से ऐसा 2 to 3 में जो जा रहे हैं उसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 2 से लेके 3 जो है मेन है बेसिकली, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो 2 से 3 में क्या हो रहा है, 5 यहाँ पे 0 है और सेकंड पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे 5, तो 5 चेंज हो रहा है, सिर्फ 5 चेंज हो रहा है, मतलब मैं ये वाला टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा फिक्स है 90 डिग्री और आर मेरा 3 फिक्स है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम है जी का जो है लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं 2 से 3 में। ठीक है, तो जी का ये पूरा लिखा मैं जी फाई ए फाई दिया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके आर साइन थीटा डी फाई ए फाई, इससे है ना। तो ए फाई डॉट ए फाई 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए फाई डॉट ए फाई 1 आ जाएगा और जी फाई की वैल्यू रख दीजिए और आप जो है आप देखेंगे 10 साइन थीटा आर साइन थीटा डी फाई करके आएगा इसमें। तो अब फाई जो है मेरा 0 से लेके पाई बाय 2 तक मेरी कर रहा है, तो आप इसको निकाल लीजिए इसको, है ना, ये जो आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इस ये पूरे पाथ के लिए 2 से लेके 3 में मेरा r3 है और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, ये कौन बोल सकते हो उसका पाथ है ये। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 3 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यहाँ पुट कर दीजिए तो ये आपका 15 पाई आ जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे कि समेशन जी डॉट डी एल का मतलब 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके अगेन 1, तो ये आपका एक क्लोज पाथ दे रहा है ना। तो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन इज 15 पाई और इसी का सरफेस इंटीग्रेशन मैं निकालता हूं सिंगल, सो दैट विल बी 15 पाई। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप दोनों निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोक्स थ्योरम पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे आप जो है जो पाथ दिया है क्लोज पाथ उसको वेरीफाई करेंगे, जी वेक्टर पे था ये। ठीक है, अब एक और है न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम देखते हैं, यहाँ सीक्वेंसिंग थोड़ा गलत है। अब आते हैं हम लोग एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ए वेक्टर है ना, जो कि वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है, दिस ए वेक्टर इज 50 रो स्क्वायर ए जेड। रो ए जेड है मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दिया है, इज अ वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए सर्टेन रीजन ऑफ फ्री स्पेस, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ फ्री स्पेस फाइंड एच वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर एंड जे वेक्टर्स, and find total current crossing the surface 0 less than rho less than 1, 0 less than phi less than 2 pi and z is equal to 0। मतलब एक जो है हमको सिलेंडर का एक पाथ है, मतलब इस तरह जहां पे z is equal to 0 मतलब एक्स वाई प्लेन में, ऐसा एक्स वाई प्लेन में हमें z is equal to 0 में एक ऐसा सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा ये z एक्सिस बोल सकते हो, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया ऐसा। तो ये हमारा z इज इक्वल टू 0 पे एक क्लोज पाथ है, कौन सा, सर्कुलर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे रो 0 है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे जो है रो 1 है ऐसा, और फाई जो है पूरा कंप्लीट 0 से लेके 2 पाई, तो फाई यहाँ पे 0 रहेगा और ये पूरा कंप्लीट ऐसे करेंगे तो 2 पाई का ऐसा। तो ये एक सर्कुलर पाथ दिया अपने को ऐसा, है ना, ये सर्कुलर पाथ है और ये जो सरफेस इनक्लोज करेगा तो ये उसका डायरेक्शन इधर रहेगा ऐसा, इस तरह से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस रीजन में ये जो रीजन है सर्कुलर पाथ, ऐसा जो सर्कुलर पाथ है वो दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि आपको जो है उस रीजन में एच निकालना है, बी निकालना है, जे निकालना है। तो ए वेक्टर दिया है, मैंने आपको बताया था बी कैसे निकालते हैं, बी इज द कर्ल ऑफ ए। अभी डिफिनेशन बताया था आपको वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का, तो बताया था कि जब आप कर्ल लेते हैं ए वेक्टर का तो इट गिव्स बी। ठीक है, तो आपका ए वेक्टर का 50 रो स्क्वायर ए जेड, मतलब हमको ए जेड दिया है कंपोनेंट, बाकी कंपोनेंट है आपका 0 है, सो दिस इज ए जेड दिया हुआ है। ठीक है, सो वेयर ए रो और ए फाई दोनों 0 हो गया, आपके पास ए जोड है 50 रो स्क्वायर दिया है। अब कर्ल कैसे लिखते हैं मैंने बताया था आपको, 1 अपॉन रो डिटर्मिनेंट ए रो ए फाई ए जेड, डेल बाय डेल रो, डेल बाय डेल फाई, डेल बाय डेल जेड, ए रो ए फाई ए जेड, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आप 0 पुट कर सकते हैं, ए रो 0 है, ए फाई भी 0, आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए जेड ही दिया है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे इट्स नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई एंड जेड,
तो यहाँ पे डेल बाई डेल फाई भी आप जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे डेल बाई डेल जेड भी जीरो कर सकते हैं। सिर्फ जो भी वैल्यूज आएगी नॉन जीरो वो डेल बाई डेल रो की आएगी, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू रो। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू जो है दैट इज आपको जो मिलेगा आंसर दैट इज बी इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। ठीक है, कर्ल ए वेक्टर का कर्ल लोगे तो -100 रो A5 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो ये बी एक आंसर हो गया, बी निकल गया इसमें आपने। ठीक है, बी आपने निकाल लिया। अब आते हैं, वो बोल रहा है कि एच भी पूछा है, तो यहाँ पे आप कौन से मीडियम में नहीं दिया है, तो आपको अज्यूम करना है फ्री स्पेस में। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है, तो एच इज इक्वल टू आप लिखोगे बी बाई म्यू नॉट, फ्री स्पेस केस है ना, फ्री स्पेस का केस ले रहे हैं हम लोग, फ्री स्पेस। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू रखने से आपके पास जो भी वैल्यू आएगा वो एच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी अगेन आप जो है एच वेक्टर इज ये आपके पास आ गया -100 रो म्यू नॉट A5 ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये जो है यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गया, ये H5 दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा फाई है। तो अगेन आपके पास सिर्फ एच वेक्टर इज H5 A5 बचा है, सब फाई कंपोनेंट उसका। ठीक है, एच रो और एच जेड जीरो हो गया। अब क्योंकि मुझे जे पूछा है ना, तो पॉइंट फॉर्म ऑफ क्या होता है, एम्पियर्स लॉ। पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या होता है, कर्ल ऑफ एच इज जे, है ना। तो मैं अब एच दिया है उसका कर्ल लूंगा तो मुझे जे मिल जाएगा, क्योंकि जे भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ एच सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, तो अगेन मैं एच के लिए अप्लाई करूंगा। यहाँ पे आप एच रो जीरो है, जीरो पुट कर सकते हो, और एच जेड भी जीरो है, जीरो पुट कर सकते हो। इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाई, तो ये भी आप जीरो पुट कर सकते हो। नॉट ए फंक्शन ऑफ जेड, ये भी आप जीरो पुट कर सकते हो। तो आप जब निकालोगे इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की, तो आपके पास -200 अपॉन म्यू नॉट ए जेड ऐसे बनेगा ये। तो ये जे की वैल्यू आ गई आपकी। तो आपने एच भी कैलकुलेट कर लिया और फिर जे भी कैलकुलेट कर लिया। अब बोल रहा है फाइंड द टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस, मतलब ये जो सरफेस दिया था ऐसा, इसमें करंट, ये जो इस सरफेस जो करंट आ रहा है आई निकालना है इसमें, है ना। तो आई इज इक्वल टू मैंने बताया था आपका जे का सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे ओवर, क्योंकि एक सरफेस इनक्लोज करेगा ये पाथ। तो ये जो इसमें हम है कितना करंट जा रहा है आई, उसको निकालना है। तो इसमें जे की वैल्यू आपने निकाल ही लिया है ना। तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकाल लेंगे जे का। तो जे इज जो भी वैल्यू आया वो लिखेंगे अपना, सिर्फ जेड कंपोनेंट है। ठीक है, और सरफेस किधर पॉइंट आउट करेगा, सरफेस है ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा ए जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जब जेड कांस्टेंट हो, जेड कांस्टेंट है, तो आपके पास मैंने कहा था कि आपके पास डी रो एक बनता है टूवर्ड्स रो, फिर एक रो डी फाई बनता है और एक डी जेड बनता है। ठीक है, डी जेड जो बनता है इंक्रीजिंग, जो डी जेड है जेड डायरेक्शन में, ए रो जो है सिर्फ आपका रो डायरेक्शन में, और रो डी फाई डायरेक्शन में, है ना। तो क्योंकि जेड मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है जीरो, तो ये आपके पास जो बचेगा ये आपका डी रो डी फाई करके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रो डी फाई और डी रो, ऐसा डी रो एंड रो डी फाई। तो ये जो सरफेस है जब जेड कांस्टेंट होगा, तो ये सब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, सरफेस कैसे लेना जब जेड कांस्टेंट हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो रो डी फाई ए जेड। ठीक है, तो जे का ए जेड कंपोनेंट मिला है, तो ए जेड डॉट ए जेड बना जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई जे डॉट डी एस का, मतलब जे और डी सरफेस का डॉट प्रोडक्ट ही आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये फाइनली लिमिट वगैरह रखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन हो गया आपका वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का, और फिर एम्पियर्स लॉ का पॉइंट फॉर्म से कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और अगेन स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चन है। स्टोक्स थ्योरम पे इवेलुएट बोथ साइड्स ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर द फील्ड एच वेक्टर जो है दैट इज 6r sin phi ar प्लस 18r sin थीटा cos phi a phi एम्पियर पर मीटर। एच वेक्टर दिया है, एच वेक्टर के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है या दोनों साइड हमको निकालना है, इवेलुएट बोथ साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, मतलब जिसमें लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन दोनों निकालना है। लेकिन जो पाथ क्या है या सरफेस क्या है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब अगेन स्फीयर का पार्ट है जहाँ पे r4 है बोल रहा है, और थीटा वहां पे हमने जैसे इससे पहले न्यूमेरिकल बनाया था 0 से
पाई/2 था, बट यहाँ पे 0.1 पाई, तो पाई 180 डिग्री लेते हैं, मतलब 18 डिग्री तक है थीटा जो है, ठीक है। और यहाँ पे फाई जो है 0 से लेके पाई/2 नहीं है, ये आपका 18 हुआ, तो ये 54 डिग्री है ना, 54 डिग्री, इसको 54 डिग्री बोल सकते हैं, और ये 18 डिग्री, ऐसा वहां तक है। तो अगेन है, एक पाथ है थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 से लेके 2 पाथ है ना, तो ये हमारा ये जो पाथ है फाई कांस्टेंट रहेगा, इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। ये जो है 1 से लेके 2 किसमें है, फाई इज इक्वल टू 0 प्लेन में रहेगा, ये जो पाथ है ना, 1 से लेके 2 में जो जा रहे हैं, ऐसा। और फिर 2 से लेके 3, तो ये पूरा फाई इज इक्वल टू 0 यहाँ है, तो ये जो 3 है ये दूसरे प्लेन में आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0.3 में आ जाएगा, ऐसा। तो और 1 और 3 से लेके 1 ऐसे जाएंगे, तो वो किस में है, दैट इज फाई कांस्टेंट प्लेन है, 0.3 उसमें है, ऐसा। तो इस तरह से एक पाथ मिलेगा आपको, यहाँ पर यू विल हैव वन पाथ, इस तरह से एक पाथ मिला, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 1, ऐसा। तो ये क्लोज पाथ बन गया। इस क्लोज पाथ में अब ये जो एरिया इनक्लोज किया है, दिस वन, ये जो एरिया इनक्लोज किया है, उसमें आपको सरफेस इंटीग्रेशन और स्टोक्स थ्योरम से, मतलब आपको दोनों साइड दिखाना है, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ एच और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एच, ये दोनों को इवेल्युएट करना है आपको, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्टोक्स थ्योरम। तो अगेन मैंने कहा था, अगर ऐसा होता है तो हमेशा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए हम जो है आंसर चाहिए तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आपका ये वाला राइट हैंड साइड को। तो उसके लिए हम सबसे पहले कर्ल एच निकालते हैं। तो यहाँ पे ये एच आर कंपोनेंट है, एच आर ए आर, तो ये दिस वन इज एच आर है ना, आर कंपोनेंट, और दिस वन इज फाई कंपोनेंट, दिस वन इज एच फाई, ठीक है, एच फाई। हमको एच थीटा 0 दिया है, तो एच थीटा इज 0, सो एच आर इज 6r साइन फाई दिया है, और एच फाई इज 18r साइन थीटा कास फाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो एच थीटा 0 है, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, कर्ल एच का मैं लिखा हूं, ये फॉर्मूला है, उसमें अपने को पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे थीटा कास फाई आर सभी का फंक्शन है, इसलिए डेल बाई डेल आर भी रहने दीजिए, डेल बाई डेल थीटा भी रहने दीजिए, डेल बाई डेल फाई रहने दीजिए। एच आर की वैल्यू जो है हम बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको ओपन करिए, है ना, ओपन कर दीजिए, तो कर्ल एच की वैल्यू जो है आपके पास दो कंपोनेंट मिलेगा, आर कंपोनेंट और फाई, ऐसा। तो ये पूरा ओपन करके जो भी यहाँ पे डेल बाई डेल थीटा करके अगर ये आ रहा है, तो इसके टर्म में करिए, मतलब आर थीटा फाई के टर्म में जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको प्रॉपर अरेंज करके तीनों कंपोनेंट लिखने की कोशिश करिए, तो हमारे पास सिर्फ ए आर और ए फाई बचेगा, एक टर्म है वो 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से कर्ल एच आप निकाल लेंगे, कर्ल एच, फिर इसका हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका जो है फिर ds की वैल्यू रख दीजिए, ds वैल्यू, सो अगेन r कांस्टेंट हो तो क्या होगा, मैंने बताया था ds की जो वैल्यू है दैट इज दिस वैल्यू, है ना, ये जो है ds वैल्यू, और डायरेक्शन क्या रहेगा, दैट इज ar, ऐसा ar, यहाँ पे लिखा नहीं है ds वेक्टर, तो ar रहेगा, वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा ar। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है कर्ल एच, और चूंकि एस जो है उसका ए आर कंपोनेंट है इसमें, है ना। अब चूंकि मैं डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें आर कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट भी मिल रहा था, लेकिन ए फाई डॉट ए आर करोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे कंपोनेंट की, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आर कंपोनेंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर का डिफरेंशियल सरफेस का मेरे को आर कंपोनेंट है, तो इसलिए आर कंपोनेंट एच आर को रख के, मतलब इसका कर्ल एच का जो आर कंपोनेंट आएगा उसको रख के आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, तो r इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो ये 16 आ जाएगा, है ना, इसका 4 का स्क्वायर ऐसा। इसको फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन 2 थीटा का जो है माइनस कास 2 थीटा बाई 2, और कास फाई का फिर साइन फाई, लिमिट रख दीजिएगा, रेडियन में रखेंगे इसको 0.35 और 0.15, तो ये हमारा आ जाएगा 22.2487 करके आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया राइट हैंड साइड का निकाले, अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं एच का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन। तो क्लोज पाथ में क्या है, 1 से लेके 2 जा रहे हैं हम लोग, फिर 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 1 में जा रहे हैं। तो हम 1 से लेके 2 में करते हैं पहले, है ना, 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 में देखिएगा अगेन एच वेक्टर का मेरे को आर और फाई कंपोनेंट दिया है शायद, है ना। तो इसका जब आप निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट
ए आर डॉट ए थीटा जीरो हो जाएगा और ए फाइव डॉट ए थीटा तो जीरो, ये जीरो आ गया इसलिए, ठीक है। सिमिलरली 3 to 1 में भी यही होगा आपका, 3 to 1 में भी करेंगे तो नीचे हमारा ए थीटा रहेगा, इधर ए थीटा रहेगा ऐसा नीचे की तरफ, इसमें डायरेक्शन, और इसमें 3 to 1 जाएंगे तो ये माइनस ए थीटा, बस इतना चेंज रहेगा वो। तो डीएल की वैल्यू जो है आर डी थीटा माइनस ए थीटा यहाँ पर लिखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा आपके पास। तो ये 1 से लेके 2 और ये दोनों 3 से लेके 1 ये जीरो देगा और ये भी जीरो देगा। मतलब आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो सिर्फ आपको जाना है 2 से लेके 3 तक में, है ना, ये वाला, इस ये ही कैलकुलेट करना है मेन आपको। ऐसा इस पाथ में क्या होगा, तो अगेन है एच वेक्टर रखते हैं इसको 2 से 3 में, और व्हाट विल बी डीएल वेक्टर हियर, है ना। डीएल जो है यहाँ पे इसमें जो है फाई इज चेंजिंग हो रहा है ओनली, तो अगेन आर मेरा कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा डीएल वेक्टर, और इसमें मेरा थीटा जो है वो भी कांस्टेंट है 0.1 पाई तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब डीएल वेक्टर इज सिंपली आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। देखिएगा अब चूंकि ये फाई कंपोनेंट है और मुझे इसमें एच में है, मुझे दो कंपोनेंट मिल रहा है आर और फाई कंपोनेंट, तो आर कंपोनेंट लिखोगे भी तो एच आर जो है ए आर डॉट ए फाई जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बेसिकली हमको यहाँ पे जो आएगा एच फाई जो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर तो एच फाई वाला टर्म आएगा देखिएगा, और ये यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई करके ये वाला जो टर्म है, तो एच फाई ए फाई लिखता है यहाँ पे ऐसा ए फाई और डॉट, फिर यहाँ पे भी इसका ए फाई था ऐसा, तो ए फाई डॉट ए फाई 1 हो गया, तो इसलिए ये टर्म आया, ठीक है। तो इसको आप जो है अब यहाँ देखिएगा थीटा मेरा कांस्टेंट है तो थीटा 0.1 यहाँ पे जो थीटा है उसमें पुट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर 0.1 पाई करिए, कास फाई का अगेन जो है साइन फाई हो जाएगा और फाई की लिमिट रख दीजिए। तो इस तरह से ये जो है आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज 22.2487 जो यहाँ पे आ रहा था वो वैल्यू यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ऐसा यहाँ से। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया आपका 22.2487 ऐसा, इस तरह से। तो ये स्टोक्स थ्योरम आपने सॉल्व कर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चन बना लिया हमने, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन ने बना लिया। अब आगे चलते हैं, और क्योंकि टाइम हमारे पास उतना ही नहीं है, अब आगे सिलेबस में फोर्स। एक क्वेश्चन इसमें भी आता है कि डिफरेंशियल करंट एलिमेंट दो रखे हैं, है ना, फिलामेंट रखे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा उसमें। करंट कैरिंग कंडक्टर्स है तो उसमें आपस में फोर्स कितना लगता है। तो उससे पहले हम सबसे पहले कोई चार्ज है अगर मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो कितना फोर्स लगेगा वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक लॉरेंज फोर्स 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है पहले, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, तो इसलिए लॉरेंज फोर्स को पहले देखना है। तो हम सपोज अज्यूम करते हैं कोई चार्ज है ना, क्यू, कोई चार्ज है जो कि स्टेशनरी है, अब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो उस पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आएगी Q इंटू ई न्यूटन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर उसका मास m है जिसके ऊपर चार्ज है तो वो एक्सेलरेट होगा इतने से a, तो ये मास जो है m दैट इज dv बाई dt ऐसा। तो आप बोल सकते हो जब कभी भी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे किसी भी चार्ज को तो वो एक्सेलरेट होगा, है ना, वो एक्सेलरेट होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या डिफरेंस है मेन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है पार्टिकल का, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं बता रहा हूँ। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। नाउ सपोज अगर कोई चार्ज है, ये देखिएगा यहाँ पे कोई चार्ज है, इफ इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी v, है ना, उसको वेलोसिटी v से करना पड़ेगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, स्टेशनरी चार्ज है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, उसको वेलोसिटी से मूव होना पड़ेगा, मूवमेंट होता रहेगा। तो ये सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई चार्ज q, है ना, और b का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वो ऐसा है, तो दोनों के बीच एंगल थीटा हो, तो इस पे क्या है, ये चार्ज पे ना एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है, फोर्स ये क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है v क्रॉस b, मतलब v और b दोनों के परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो v पहले इधर है, तो v मतलब ऐसा, ये अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इधर जेड डायरेक्शन में ऐसा आपको मिलेगा, ऐसा दोनों के परपेंडिकुलर। तो जिधर मोशन हो रहा है और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर में मिलता है ऐसा। तो F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा मूविंग चार्ज पे
Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, वी बी साइन थीटा करके, ठीक है, एंड इस डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी, ऐसा इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसा, तो जो कि नॉर्मल टू बोथ वी एंड बी ऐसा, तो ये प्लेन में अगर है ये वी बी तो उसके परपेंडिकुलर में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, बट रिमेंबर दिस फोर्स इज नॉट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेटिंग नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, जैसे ये इधर जा रहा है तो इधर उसको डिफ्लेक्ट करेगा, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सिर्फ वेलोसिटी जो स्पीड है वो वही रहेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो वही रहेगा उसका इनिशियल और बाद में, ऐसा है। तो ये जो चीज आप ध्यान रखिएगा इसको, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन भी आता है तो डिफ्लेक्टिंग होता है, वेलोसिटी चेंज, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, इट्स ओनली डिफ्लेक्टिंग फोर्स, है ना, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो तो जो टोटल फोर्स होता है उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं ना, ये देखिएगा लॉरेंज फोर्स, Q इंटू ई लगेगा उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इतना करेगा। ये क्या होता है, ये लॉरेंज फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो टीवी था जिसमें ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट, एलईडी टीवी में नहीं, जो पहले अर्ली डे टीवी रहते थे उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके फिर उसको टारगेट करते थे वहां पर, किसमें, आपके स्क्रीन में, तो तभी आपको वैल्यूज जो है उसका इमेज फॉर्म में आपको मिलता था। तो ये क्या है, सब वहां पे एक कांस्टेंट, ये जो है ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसको एक्सेलरेट करते हैं फिर उसको डिफ्लेक्ट भी करते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे है करना है उसको, है ना, अलग अलग पे इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, प्रोजेक्ट करना है स्क्रीन में, ऐसा। तो यूट्यूब में जो आप ट्यूब देखते हैं टीवी का, जो एलईडी टीवी नहीं पहले का, तो उसमें क्या रहता है, लॉरेंज फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको एक्सेलरेट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग, और उसको डिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड से करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये लॉरेंज फोर्स लगता है। तो कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स, तो दिस इज द लॉरेंज फोर्स, है ना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर वो मूविंग कर रहा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज लॉरेंज फोर्स, तो ये लॉरेंज फोर्स की वैल्यू याद रखिएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CSV2 में भी आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। दिस इज अबाउट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, लॉरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, समेशन में ही होगा, दोनों फील्ड में एग्जिस्ट करेगा तभी लॉरेंज फोर्स लगेगा। अब आते हैं हम लोग फिर फोर्स ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, डिफरेंशियल करंट, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, फोर्स ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। अब जैसे कोई चार्ज है, एक कोई डिफरेंशियल चार्ज है DQ, है ना, एक डिफरेंशियल चार्ज है, क्योंकि चार्ज हमेशा कोई जरूरी नहीं हो कि एक लाइन में हो, एक सरफेस में भी हो सकता है, एक वॉल्यूम में भी हो, है ना, तो हम अभी रीजन है वो क्या लाइन है कि वॉल्यूम है, सरफेस ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो अगर वो मूव कर रहा है तो इस पे जो है DF, है ना, DQ है, चार्ज है, उस पे कितना लगेगा, तो Q V क्रॉस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे DQ लिखा, तो इसलिए DF लिखा, है ना, DF। तो डिफरेंशियल फोर्स जो है DQ V क्रॉस भी इतना न्यूटन एक्ट करेगा उसमें। अब DQ जो है हम आप देख चुके हैं रो वी DV करके लिखते हैं ना, दिस इज वॉल्यूम, है ना, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हमको वॉल्यूम चार्ज दिया हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, व्हाट इज दिस, जैसे एक सिलेंडर में दिया है ऐसा आपके अंदर में, या आप एक पैरेललोपाइप्ड या क्यूब ऐसे शेप में, है ना, जहां पे रो वी दिया है, तो इसमें क्यू कैसे निकालते थे हम लोग, DQ निकालते थे, दैट इज रो वी DV करके, ना, DV। तो यहाँ पे वेलोसिटी करके भी है तो इसलिए V इसके लिए कर रखा है, और वॉल्यूम है तो इसको मैंने V नॉट कर दिया इसलिए वॉल्यूम के लिए, ठीक है, स्पीड के लिए V जो है सिंबल यूज किया है, और वॉल्यूम है तो उसमें सबस्क्रिप्ट लगा दिया है O का, तो ये वॉल्यूम है ना। तो आप टोटल चार्ज जैसे निकालना रहता था तो क्या करते थे, इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देते थे ऐसा, Q इज इक्वल टू आप जो है रो वी DV ऐसा करके, तो DQ अदरवाइज रो वी DV, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहा हो सर्टेन वेलोसिटी से ऐसा, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो मूव कर रहा है, तो ये क्या करता है, अगर ये मूव कर रहा है तो एक करंट डेंसिटी देता है हमें, है ना, करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी दे रहा है, तो ये इसकी वैल्यू होता है, ये आप लोगों ने डिवाइसेस वगैरह में पढ़ा होगा, J दैट इज इक्वल टू रो वी V, मतलब अगर कोई वॉल्यूम चार्ज है, डेंसिटी है, इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी देन इट विल कंस्टिट्यूट अ करंट, करंट पर यूनिट एरिया विल बी रो वी V वेक्टर ऐसा करके, है ना, ये अपन लिख सकते हैं। तो ये जो DQ की वैल्यू यहाँ जब डालेंगे आप DV नॉट रो V करके ऐसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे आ जाएगा ये DV नॉट करके आपको यहाँ मिले जो है
यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे डालिए डी क्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखेंगे आप, डी एफ इज इक्वल टू, आपके पास डी क्यू की वैल्यू डालेंगे रो वी, है ना, और ये फिर डी वी नॉट को मैं अलग निकाल दिया हूं, इसका फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके ये v रहेगा यहाँ पे v, और इधर b रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई j, रो वी डी वी ये j हो गया, ठीक है। तो अब j डी वी नॉट वैल्यू हमने आपको बताया था पहले भी, बाहर सवाल जब बताया था, इट्स इक्विवेलेंट टू, अगर वॉल्यूम है तो ये अगर सरफेस इक्विवेलेंट में इतना होगा k वेक्टर ds कैसे करके, और इट विल बी इक्वल टू आइडियल वेक्टर। तो अगर कोई सरफेस है, अगर सरफेस है इस तरह से मूव कर रहा हो, या एक लाइन में है ऐसा इस तरह से, तो आप इसको आइडियल के बराबर लिख सकते हो, है ना। ये सरफेस है जिसमें करंट है जो है दिया हो ऐसा, तो ये दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये जो क्वांटिटी है रो वी डी वी, तो ये हमने लिखा यहाँ पे, दैट इज ये आ जाएगा डी वी नॉट ऐसा लिखा, एंड दिस इज जो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास जे क्रॉस बी ऐसा करके, है ना। तो दिस क्वांटिटी कैन आइदर बी रिटर्न एज आइडियल, दिस क्वांटिटी कैन बी आल्सो रिटर्न एज केडीएस। तो हम अभी बेसिकली वायर के केस में देखना चाह रहे हैं जो है फिलामेंट, करंट फिलामेंट, तो ये आपके पास ये आ जाएगा ऐसा, ये वैल्यू। तो बोल सकते हो कि अगर कोई करंट कैरिंग है इस तरह से, है ना, आई डीएल करंट कोई फिलामेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, इसमें एक फोर्स लगेगा, सो दैट फोर्स विल बी दिस। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। कभी भी दो क्वांटिटी का क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक थर्ड वेक्टर मिलता है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है ना। जैसे अगर मैं आई इधर ले लिया और बी सेम डायरेक्शन में नहीं ले सकता क्योंकि जीरो आएगा, है ना, हो सकता है कहीं पर हो, तो उस केस में फोर्स आपका जीरो रहेगा, और ये परपेंडिकुलर में हो, ये इधर जा रही हो और ये नीचे अप या डाउन हो ऐसा बी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर में लगेगा। तो इसमें अगर आप इस तरह से है तो फोर्स है आइदर इधर लगेगा या इधर ऐसे करके लगेगा इस तरह से, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहेगा। तो ये जो है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। अगर लेंथ है लॉन्ग है एल लेंथ का हो, स्ट्रेट कंडक्टर है, बड़ा सा कोई लेंथ है उसका एल लेंथ का, डिफरेंशियल लेंथ नहीं है, तो डिफरेंशियल लेंथ अगर छोटा सा लेंथ रहेगा स्मॉलर लेंथ, तो हमको उसको डीएल के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप फोर्स लिख सकते हो आई एल क्रॉस बी ऐसा करके, तो ये ठीक है। तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड बी, मैंने बताया क्योंकि आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट इज दिस एफ आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बीच का डायरेक्शन है वो, ठीक है। तो ये होता है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब कंक्लूजन क्या निकाले, करंट कैरिंग कंडक्टर है इफ इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ इट इज करंट कैरिंग कंडक्टर इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस। तो फोर्स जो रहेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, दिस फोर्स वैल्यू विल बी दिस, इस पे एक फोर्स रहेगा वो इतना रहेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो गई आपका current carrying conductor will experience a force if it is placed in a magnetic field. So what will be the value of force, that is I dl cross b या I l cross b ऐसा कर। अब आते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, ठीक है, फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखिएगा एक एलिमेंट है करंट एलिमेंट आई डी एल वन, आई वन डी एल वन, है ना, एक ऐसा, ये फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पोजीशन वन है वहां पे रखा हुआ है ऐसा, दूसरा जो है यहाँ पे रखा हुआ है आई टू डी एल टू। तो इसमें एक दूसरे में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये करंट है आई वन डी एल वन, तो हमने बायर सावर्ट लॉ से पढ़ा है कि ये जो करंट है ये एक मैग्नेटिक, जैसे इसमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स आएगा, अभी यहाँ पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, ये क्या करेगा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो करंट एलिमेंट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं DH2 ड्यू टू 1, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके कारण इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन टू ऐसा। सो dF2 इज इक्वल टू ऐसा, कितना लगेगा? सो dF2 विल बी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था अगर इसका लेंथ है dl2 तो I2 dl2 उसका हो गया, इसमें करंट I2 है, लेंथ इसका dl2 है तो dl2 वेक्टर, और ये db तो ये क्या है 2 है बेसिकली, सेकंड पॉइंट पे फर्स्ट ये जो है करंट एलिमेंट कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये db की वैल्यू वहां आ गया ऐसा। एंड व्हाट इज db? db इज नथिंग बट म्यू नॉट h, तो ये म्यू नॉट dh। एंड व्हाट इज dh? तो ये 2 सेकंड पॉइंट पे है, निकाल रहे हैं। सो ये फिर आ गया हमारा कहां से? बायट-सावर्ट लॉ से। बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? ये H2 यहाँ पे जो है DH2 जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना आ रहा है? I1 dl1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है AR12 डिवाइडेड बाय 4 पाई R12 स्क्वायर, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज R12 है ऐसा, और इधर यूनिट वेक्टर्स है दैट इज AR12 यहां से ऐसा, दैट इज R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 ऐसा। तो ये सारे वैल्यूज को आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो I2 DL2 ये रखा, और इसकी वैल्यू रखा dB2 है ना, dB2 म्यू नॉट, सो ये आ गया म्यू नॉट, और ये DH2 उसकी वैल्यू रखा ऐसा। तो इतना फोर्स लगेगा, डिफरेंशियल फोर्स। अब इसका भी कुछ लेंथ होगा, फाइनाइट लेंथ होगा, इसका भी कुछ फाइनाइट लेंथ होगा ना, तो टोटल जब निकालोगे फोर्स ऑन करंट I2 तो F2 दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बार टोटल फील्ड के लिए, ये जब इसका एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगा, इसका जो एक्सटेंशन होगा तो ये यहां से लेके कुछ लिमिट में इसका लेंथ L1 से लेके L2 जो भी रहेगा उसको पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना H2 देगा ना, मैक्सिमम जो फील्ड ये जो प्रोड्यूस करेगा मिला के पूरा यहां से लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, तो ये आपका ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये भी चेंज हो रहा है ये, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे फिर अनदर एक इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसा। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से जो भी होगा, यहाँ से इसको L3 से L4 बोल सकते हो, जो भी वेरी कर रहा है। सो L3 से लेके यहाँ पे L4 तक यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका L1 से लेके L2 तक ऐसा। ये जो है यहाँ पर L1 से लेके L2 तक जो भी हो रहा है लिमिट, उसको वहां पे रख देंगे ऐसा, या Z1 Z2 जो भी है लिमिट दिया हो, इस तरह से आप जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये है टोटल फोर्स ऑन करंट 2, ठीक है। अगर जैसे मुझे I1 निकालना हो तो I1 निकालना हो तो क्या करो, फोर्स 1 F1 निकालना हो तो क्या करोगे, इस पे निकालना है फोर्स, तो ये क्या करेगा, ये एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा है ना, तो इसको हम बोलेंगे DH1 ऐसा। तो ये जो इस पे जो फोर्स लगेगा आप लिखोगे क्या, I1 DL1 ऐसा, DL1 क्रॉस क्या आप लिखोगे, DH1 ऐसा। सो DH1 इज अगेन व्हाट, DH1 की वैल्यू निकालना है आपको, ये सॉरी बी के टर्म में, दिस इज DB1 है ना। ये आ गया I1 DL1 फिर DB1, सो वेयर DB1 इज इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट DH1 ऐसा। नाउ व्हाट विल बी H1? सो H1 विल बी, फिर आप जो है बायट-सावर्ट लॉ से लिखोगे H1 इसके कारण, तो आप लिखोगे I2 DL2 ऐसा, I2 DL2 क्रॉस ऐसा, तो इधर से इधर जाएंगे आप अपन ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका A21 ऐसा इधर से, तो ये क्रॉस A21 डिवाइडेड बाय 4 पाई R21 स्क्वायर ऐसा करके, इस तरह से आप करेंगे तो जो रोल है वो चेंज हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, यू विल कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे इतना लगेगा, और 1 पे अगर बोला जाए तो F1 अगर बोला जाए तो रोल है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इधर यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे ऐसा, 2 जहां पे ये, और AR12 की जगह AR21 हो जाएगा, और ये R21 हो जाएगा ऐसा, और ये F1 हो जाएगा ऐसा। इस तरह से उसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये फोर्स जो है बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट कितना होगा ये बताया जा रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे कि अगर L1 और L2 जो लेंथ है स्ट्रेट कंडक्टर्स है ना, और सर्टेन डिस्टेंस D में रखा है, और उसमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है, तो आपस में कितना फोर्स लगेगा उसमें।
सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट पे कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, वो कैलकुलेट करेंगे। ये भी एग्जाम में आ सकता है, आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं यहाँ पर फोर्स बिटवीन डिफरेंशियल करंट एलिमेंट तक। फिर हम जो है इसका जो है सॉल्यूशन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसी में फिर स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं दो फिक्स लेंथ L1 और L2 का, उसमें फोर्स आपस में कितना लगेंगे अगर करंट उसमें I1 और I2 फ्लो हो रहा है।